कई लोग बिस्तर पर ही अपने प्राण त्याग देते हैं क्योंकि वो चलना बंद कर देते हैं। अगर तुम रुक गए तो समझो मर गए। अगर तुमने अपनी रफ्तार धीमी कर दी तो समझो तुम अधमरे बन गए। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। ये लाइनें इमेजिनरी या फिर किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि एक ऐसे फेमस बिजनेसमैन की हैं जिसने भारतीयों को चप्पल जूतों का मतलब समझाया, जिसने बताया कि चलना है तो नंगे पैर नहीं, चप्पलों के साथ गर्व से चलो, जिसने बताया कि कारोबार अगर एक बार ठप भी हो जाए तो भी अपने लक्ष्य का पीछा मत छोड़ो, दुगनी मेहनत करो, लोगों को अपने साथ जोड़ो और तुम दुनिया पर छा जाओगे। थॉमस बाटा, यही नाम था उस बिजनेसमैन का जिनका ब्रांड बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन दशकों से दुनिया और भारतीय बाजार पर राज कर रहा है। भारत में तो चप्पल जूतों का मतलब ही बन गया है बाटा। तो आइए जानते हैं इस ब्रांड की पूरी सक्सेस स्टोरी आज के इस वीडियो से। दोस्तों, कई लोग आज भी बाटा को एक देसी कंपनी समझते हैं। हालांकि इस ब्रांड की कहानी यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक से शुरू होती है। साल 1894 था। यहाँ के लीन शहर में रहने वाला एक परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाने का काम करता था। थॉमस बाटा इसी परिवार के बेटे थे। उन्होंने सोचा, अगर जूते बनते ही हैं तो क्यों ना एक बड़ा बिजनेस स्थापित किया जाए। कारोबार बढ़ेगा तो कमाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी। उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद माँ ने उन्हें $320 दिए। थॉमस ने अपने भाई एंटोनियन बाटा और बहन एन्ना बटोवा को साथ लिया और कंपनी बना डाली। 21 सितंबर 1894 को बनी इस कंपनी का नाम रखा गया बाटा शू कंपनी। मजबूत और टिकाऊ जूते बनाने के चलते उनका कारोबार चल निकला। धीरे धीरे उनकी ये कंपनी इतनी फेमस हो गई कि उन्हें दूर दराज के भी ऑर्डर आने लगे। थॉमस ने सोचा, काम अच्छा चल रहा है तो कर्ज लेकर अपने इस बिजनेस में लगा देते हैं। उनके इस आइडिया से बिजनेस तो बढ़ा, लेकिन मार्जिन घटने लगा। जितनी कमाई होती सब कर्ज निपटाने में जाने लगी। धीरे धीरे हालत ऐसे हो गई कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। कंपनी कुछ समय के लिए ठप भी हो गई। तीनों भाई बहन इंग्लैंड चले गए और वहाँ एक शू फैक्ट्री में काम करने लगे। यहाँ थॉमस ने मार्केट और बिजनेस को डील करना सीखा। कुछ वक्त तक नौकरी की और फिर जितने भी पैसे कमाए उसे मिलाकर अपने देश में वापस चले गए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी कंपनी पर काम करना फिर से शुरू किया। उन्होंने लीन शहर में 2 कमरों की एक जगह को किराए पर लिया और वहाँ जूते बनाने लगे। इस बार उनके जूते पहले से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ थे। उनके इन नए जूतों ने भी मार्केट में काफ़ी जल्दी जगह बना ली। वैसे सही मायने में कहा जाए तो उन्होंने इंग्लैंड में काम करके सीख लिया था कि जूते बनाने के साथ साथ उसे बेचना कैसे है। साल 1899 में बाटा का पहला स्टोर लिन शहर में खोला गया। कंपनी तेजी से जूतों का प्रोडक्शन करने लगी। कहा जाता है कि साल 1905 में ये हर दिन करीब 2200 जोड़ी जूते बनाती थी। तब के हिसाब से बाटा यूरोप की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी। 1912 आते आते थॉमस बाटा की इस कंपनी में 600 से ज़्यादा लोग काम करने लगे। धीरे धीरे हाथ से जूते बनाने का काम बंद कर मशीनों से जूते बनाए जाने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। जूते खूब बन रहे थे, कमाई तेजी से हो रही थी, कंपनी में काम करने वाले भी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन तभी 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। यूरोप समेत दुनिया भर में मंदी आ गई। पैसों की कमी के कारण लोगों ने महंगे सामान खरीदने बंद कर दिए। लेकिन थॉमस बाटा जानते थे कि जूता पहनना जरूरत है, लोग उसे पहनेंगे ही। तभी तय किया गया कि बाटा के जूतों की कीमत कम कर दी जाए ताकि वो मंदी के दौर में भी अधिक बिके। ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। जहां मंदी से बाकी कंपनियां बर्बाद हो रही थीं, वहीं बाटा की बिक्री बढ़ती जा रही थी। सस्ते और मजबूत जूते बेचने का फैसला फायदेमंद साबित हुआ। उन्हें पूरे देश से ऑर्डर आने लगे। साल 1914 से 1918 के बीच बाटा के कर्मचारी 10 गुना बढ़ गए। यही नहीं, साल 1917 तक बाटा के जूतों की बिक्री बढ़कर 20 लाख तक हो गई। कंपनी ने सिर्फ अपने कस्टमर्स ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कई काम किए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हुए बाटा ने अपने फैक्ट्री के आसपास अपने एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार वालों के लिए घर, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क और सिनेमाघर बनवाए। और तो और बाटा कंपनी कम किराया लेकर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा खाना उपलब्ध कराती थी। थॉमस बाटा का मानना था कि बिजनेस का काम जनता की सेवा करना होना चाहिए। 12 जुलाई 1932 को एक प्लेन दुर्घटना में थॉमस बाटा का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद कंपनी की बागडोर उनके भाई एंटोनियन बाटा ने संभाल ली। उन्होंने कंपनी की रणनीतियों को बढ़ाया और टायर, कपड़ा, केमिकल खदान, नहर, रेल रूट,
फिल्म स्टूडियो, साइकिल और हवाई जहाज बनाने के फील्ड में भी चले गए। तमाम सफलताओं के बाद बाटा ने साल 1933 में दूसरे देशों में भी अपने स्टोर्स खोले। थॉमस बाटा के बेटे थॉमस बाटा जूनियर 1940 के दशक में कंपनी के चीफ बने। इससे पहले 1920 के दशक के आखिरी के कुछ सालों में वो भारत आए। उन्हें अपनी फुटवेयर फैक्ट्री के लिए रबर और लेदर चाहिए था। वो वेस्ट बंगाल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अधिकतर भारतीय बिना चप्पल जूतों के ही चलते थे और जो पहनते भी थे वो टिकाऊ और बढ़िया क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे। थॉमस बाटा जूनियर को भारत में जूतों के अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी। साल 1931 में उन्होंने वेस्ट बंगाल के कोन शहर में अपने जूतों की पहली फैक्ट्री डाली। कंपनी ने पहले रबर और कैनवास के जूते बनाने शुरू किए और फिर 1934 में कोलकाता के पास कंपनी को शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली, पटना और भारत के कई और दूसरे हिस्सों में भी बाटा ने अपनी फैक्ट्रियां खोली। उन दिनों करीब 7000 वर्कर्स उनके इन फैक्ट्रियों में काम किया करते थे। 1936 के आखिर तक कंपनी ने लेदर के जूते बनाने भी चालू कर दिए। भारत में आज़ादी की लड़ाई उन दिनों जोरों पर थी। कंपनी ने उसे समझा और लोगों के सामने बाटा को एकदम देसी तरीके से पेश किया ताकि कंपनी विदेशी न लगे। तब टिटनेस की बीमारी भारत में बहुत होती थी। 1938 में रबर के जूतों के लिए बाटा ने टैगलाइन दी, टिटनेस से सावधान, एक छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए जूते पहनिए। बाटा अपने जूतों के दाम भी अलग तरह से रखता, जैसे 100 रुपए की जगह 99 रुपए 99 पैसे। इससे दाम 3 अंकों में जाने की बजाय 2 अंकों में रहता। कंपनी को इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी फायदा हुआ। भारत में बाटा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि जहां इस कंपनी की पहली फैक्ट्री बैठाई गई थी, वो शहर अब बाटा नगर के नाम से पुकारा जाने लगा। साल 1949 तक कंपनी के पास 4000 के करीब कर्मचारी थे। कंपनी हर हफ्ते 3500 जोड़ी जूते बनाने लगी थी। बाटा टेनिस जूतों को डिजाइन करने वाली पहली कंपनी थी। सफेद कैनवास से बने जूते लोगों को काफी पसंद आए। उनके ये टेनिस जूते भारत के स्कूलों में इस्तेमाल किए जाने लगे। साल 1980 के दशक में बाटा को खादी और पैरागॉन से कड़ी टक्कर मिलने लगी थी। ऐसे में कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया और खुद को मार्केट में आगे रखा। दोस्तों, टेटनस से सावधान रहें, एक छोटी सी चोट भी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए जूते पहनें। दोस्तों, इस टैगलाइन के तहत कंपनी ने भारत में जूतों के चलन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक और टैगलाइन, फर्स्ट टू बाटा देन टू स्कूल, जो काफी लोकप्रिय हुई थी। कंपनी की लोकप्रियता की एक और बड़ी वजह इसका छोटा नाम भी था। केवल 4 अक्षरों वाला ये नाम लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाते थे। भारत में आने के बाद बाटा का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा कि 1935 में इसकी फैक्ट्रियां हर दिन 1.5 लाख से अधिक जोड़ी जूते बनाने लगी थी। 1938 तक इसने 65,000 फुल टाइम वर्कर्स रख लिए थे। बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के लिए चप्पल, जूते और सैंडल बनाने के साथ ही कंपनी ने कई खेलों के खिलाड़ियों के लिए भी खूब जूते बनाए। ये 1986 फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल स्पॉन्सर भी रही। ये वही वर्ल्ड कप था जिसमें अर्जेंटीना के कैप्टन मैराडोना ने अपने हिस्टोरियल हैंड ऑफ गॉड गोल दागा था। साल 2004 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे बड़े शू मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के रूप में मान्यता भी दी थी। आज करीब 90 देशों में बाटा के जूते बिकते हैं, जहां इनके 6000 स्टोर्स में करीब 32,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आज की डेट में इनके 1 लाख डीलर्स और फ्रेंचाइजी हैं। कंपनी हर साल 15 करोड़ से अधिक जोड़ी जूते बनाती है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर के बाटा स्टोर्स पर लगभग हर रोज 10 लाख कस्टमर्स आते हैं। अगर भारत की बात करें तो आज हमारे देश में बाटा के 1375 रिटेल स्टोर हैं, जिसमें 8500 कर्मचारी काम करते हैं और पिछले साल कंपनी ने करीब 5 करोड़ जूते बेचे हैं। बाटा ने जिस देश में भी अपना व्यापार फैलाया, उस देश के हिसाब से वो ढल गई। कंपनी का नाम और लोगो 14 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। यही वजह है कि कई देश के लोगों को लगता है कि बाटा उनके देश के ही ब्रांड है। तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता थी कि बाटा किसी और देश की कंपनी है? और आपकी फेवरेट शू किस कंपनी की है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।